In this video, we are going to watch all symmetry elements of ethane molecule. So first of all, we will see C3 axis, which is its principal axis. This one is C3 axis. You can see that it is passing through the molecule, and it is like that. And if you rotate the molecule around this axis by 120-degree angle, configuration of the molecule repeats itself, or we get equivalent configuration on both कार्बन एटम्स. जैसे अभी आप देख रहे हैं अपर कार्बन पे अगर आप C3 एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करते हैं तो ये जो फ्रंट का हाइड्रोजन है 120 के बाद ये दूसरी पोजीशन को नंबर 2 नंबर 3 को ले लेता है और 3 वाला 1 को ले लेता है. इसी तरीके से लोअर कार्बन पे जो 1 2 3 हाइड्रोजन हैं वो अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करके इक्विवेलेंट पोजीशन ले लेते हैं और आपको ओवरऑल एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. दीज आर 3 C2 एक्सिस. एज वी नो, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस C3 है तो उसमें या तो C2 एक्सिस होगी नहीं, और अगर होंगी तो 3 होंगी. जितने फोल्ड एक्सिस के होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उसमें उतनी ही C2 होती हैं. तो हम देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में क्योंकि C3 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर आपको 3 C2 एक्सिस मिलती हैं, और इसमें से किसी भी एक एक्सिस के अराउंड अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, जैसे इस समय मैं इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट कर रही हूँ, तो आई एम गेटिंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन. आप अगर इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको वही कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहा है. मीन्स आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. सेम वे में आप दूसरी C2 एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यू विल गेट सेम कॉन्फ़िगरेशन, और इसी तरह से तीसरी C2 एक्सिस के अराउंड 180 से रोटेट करने पर आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. तो ये थी 3 C2 एक्सिस. नाउ वी आर गोइंग टू वॉच S4 एक्सिस. S6 एक्सिस के अराउंड अगर हम मॉलिक्यूल को 60 डिग्री से रोटेट करें, यानी कि रोटेशन का ऑपरेशन दें, और फिर इस एक्सिस के वर्टिकल प्लेन में, मीन्स परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इस प्लेन के अराउंड अगर आप इसको रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन देंगे तो यू विल गेट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन. तो इस तरह से ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन नीचे और नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन ऊपर आ जाता है. अब देखिए कि ऊपर के कार्बन और नीचे के कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से नोट करिए. नीचे वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन बिल्कुल आपकी तरफ है, टूवर्ड्स यू है. आपने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड चला गया, और अब आपने इसको ऑपरेशन दिया रिफ्लेक्शन का. तो ये देखिए अगेन यू आर गोइंग टू गेट सेम कॉन्फ़िगरेशन. नीचे वाले कार्बन पे आपको 60 डिग्री पे वही की वही कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है. तो इस तरह से हम S6 एक्सिस के ऑपरेशंस को देखते हैं. ऊपर वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन टुवर्ड्स यू है, आपने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया, और अब आपने इसको रिफ्लेक्शन का, देखिए रिफ्लेक्शन का आपने ऑपरेशन दिया. तो जैसे ही आप रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन देंगे क्या होगा, वही की वही कॉन्फ़िगरेशन आपको दोबारा से मिल जाएगा. नीचे वाला कार्बन ऊपर और ऊपर वाले कार्बन के नीचे की तरफ हाइड्रोजन आ जाते हैं. तो ये था S6, जिसको आप इम्प्रॉपर एक्सिस भी कहते हैं. इम्प्रॉपर एक्सिस में रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों ऑपरेशन होते हैं. आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में कर सकते हैं. ये आपका है नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट, इन्वर्जन. मॉलिक्यूल के ठीक सेंटर में है
इससे आप किसी भी डायरेक्शन में प्लस और उसी डायरेक्शन में अगर आप माइनस डिस्टेंस पे जाते हैं तो आपको सिमिलर एटम्स या सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो अब आप देखिए, अगर आप इस सेंटर से टॉप राइट जाएं और बॉटम लेफ्ट पे जाएं तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, या टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट पे आते हैं तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ये देखिए, मैं आपको इन्वर्जन करके इसमें दिखाती हूँ। ये एक कार्बन, तो ये सेंटर से देखो लाइन कि आप ऊपर और सेंटर से नीचे अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे चलते हो तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इसी तरीके से आप दूसरी डायरेक्शन में देख सकते हैं। ये देखिए, अब आप सेंटर से टॉप राइट और सेंटर से बॉटम लेफ्ट में जाएंगे। इस लाइन के ऊपर भी आप जितना ऊपर और जितना नीचे जाएंगे आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसी तरह से तीसरी डायरेक्शन में। तो ये आपका जो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल है ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी है। मीन्स आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिमिलर डिस्टेंस पे देखेंगे तो आपको सेम टाइप के एटम्स मिलने वाले हैं, जिसे आप सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। और इसमें ये जो तीनों प्लेन हैं इन्हें हम डाइहेड्रल प्लेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा प्लेन वर्टिकल टू C3 एक्सिस प्लेन नहीं है जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होता। उन्हें हम डाइहेड्रल प्लेन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे सिग्मा V को ही हम सिग्मा D कहते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं दो C2 एक्सिस को। तो ये देखिए, एक प्लेन अगर एक कार्बन के एक हाइड्रोजन और दोनों कार्बन से पास हो रहा है तो ये रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट कर रहा है। और कहीं से भी आप देखिए, ईच प्लेन एक हाइड्रोजन को और दोनों कार्बन को बाइसेक्ट करते हुए रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को भी बाइसेक्ट करता है। और यहाँ ये तीनों ही प्लेन्स डाइहेड्रल प्लेन कहलाते हैं। तो ये थे इथेन मॉलिक्यूल के ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स। हम चाहें तो इन्हें एक ही डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में मैंने सेंटर ऑफ इन्वर्जन, C3 एक्सिस, S6 एक्सिस और 3 C2 एक्सिस के साथ साथ 3 डायहेड्रल यानी कि सिग्मा D प्लेन्स भी ड्रॉ किए हैं। आई होप कि आपको इथेन के एग्जाम्पल के साथ डायहेड्रल प्लेन्स भी समझ में आ गए होंगे। डायहेड्रल प्लेन्स तभी होते हैं जब उसमें C3 एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल प्लेन नहीं होता। इथेन के केस में C3 जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके वर्टिकल कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि इसमें सिग्मा H नहीं है, एब्सेंट है। इसीलिए इसके जो तीनों सिग्मा V वर्टिकल प्लेन्स हैं जो कि इन अपने अंदर इंक्लूड किए हुए हैं प्रिंसिपल C3 एक्सिस को, तो इन्हीं तीनों प्लेन्स को हम सिग्मा D के नाम से यानी कि डाइहेड्रल प्लेन्स भी कहते हैं। और अगर इस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस C3 के परपेंडिकुलर कोई सिग्मा H यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन होता तो हम इस मॉलिक्यूल में जो 3 सिग्मा V प्लेन्स हैं इन्हें सिग्मा V कहते। लेकिन क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन एब्सेंट है तो यहाँ हम इन तीनों सिग्मा V प्लेन्स को सिग्मा D प्लेन्स, डाइहेड्रल प्लेन्स कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।